Hello dear students, welcome to linear programming course lecture 5 on artificial variable method in simplex। तो artificial variable method में दो टाइप के मेथड है। पहला है टू फेज मेथड और सेकंड को हम कहते हैं पेनल्टी मेथड या फिर बिग एम मेथड। तो पहले हम देखेंगे कि हम इस मेथड को कब यूज करते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें कब ऐड करना पड़ता है किसी इनइक्वालिटी में, और आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक और चीज जो पिछले लेक्चर में रह गई थी कि सिंपलेक्स टेबल में हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाला केस है। ठीक है, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो फिजिबल रीजन जब अनबाउंडेड आता है तो तब हम कहते हैं कि क्या है, ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो क्या हो गया, ये इसका सॉल्यूशन ही अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया। बट जब हम उसी प्रॉब्लम को अगर हम सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करें तो सिंपलेक्स टेबल में हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस है, क्योंकि वहां पे ग्राफ तो ड्रॉ करेंगे नहीं हम। तो सिंपलेक्स टेबल में देख के हमें कैसा पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड टू फेज पे चलेंगे। ठीक है, टू फेज मेथड हम पहले डिस्कस करेंगे, बिग एम या फिर पेनल्टी मेथड जो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो पहला है अनबाउंडेड सॉल्यूशन इन सिंपलेक्स। कंडीशन ऑफ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, इफ any iteration of the simplex algorithm we get zj minus cj is less than equal to 0 for at least one j, and for this j yij is less than equal to 0 for every value of I equal to 1 to m, that is the jth column। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग ये है कि देखो जब zj माइनस cj अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो तब हम क्या कहते हैं कि वो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। बट अगर zj माइनस cj लेस देन 0 आ रहा है तो तब हम क्या करते हैं, मोस्ट नेगेटिव देखते हैं कि कितने आ रहे हैं नेगेटिव, उसमें से जो मोस्ट नेगेटिव वाला है ना। तो कह रहा है कि फॉर एटलीस्ट वन जे, एक कम से कम एक जे के लिए ये नेगेटिव आना चाहिए, जेड जे माइनस सी जे आ रहा है अगर, और उसी जेड जे माइनस सी जे के लिए वाई आई जे मीन्स जो जेथ कॉलम है उसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या है, वो नेगेटिव हो चुकी है या लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है। तो तब हम कहेंगे कि ये क्या है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाला केस हो चुका है। ठीक है, देखो एग्जांपल से मैं बताता हूँ कैसे। सपोज ये कोई सिंपलेक्स टेबल थी हमारे पास। ठीक है, ये कोई भी एक रैंडम सिंपलेक्स टेबल है, हम सॉल्व करते करते इस स्टेज तक हम पहुंचे हैं। तो ये कोएफिशिएंट है लिखे हुए फर्स्ट रो में। ठीक है, ये सब कुछ लिखे हुए, ये बेसिक वेरिएबल्स है, ये उनके कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, ये पूरी सिंपलेक्स टेबल सब कुछ, ये सॉल्यूशन वाली कॉलम में सब कुछ है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर देखो कि इसमें जो मोस्ट नेगेटिव एंट्री है जेड जे माइनस सी जे, जो लास्ट वाले रो में हमने कैलकुलेट किए हुए, इसमें मोस्ट नेगेटिव एंट्री कौन सी है, -12 है ना। तो -12 मोस्ट नेगेटिव एंट्री, तो इसका मतलब ये x1 क्या हो गया, ये हो गया एंटरिंग वेरिएबल। अब हम डिपार्टिंग वेरिएबल जो है, जो आउटगोइंग वेरिएबल है, उसको कैसे निकालते हैं कि इस सॉल्यूशन कॉलम को हम इस x1 वाले कॉलम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और रेशो निकालते हैं। तो सबसे पहला देखो 10 को किससे डिवाइड करेंगे, इस 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 10/5 कितना हो गया, 2 आ गया, ये रेशो है। फिर आ गया 3/-2, तो यहाँ पे देखो माइनस है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाले एंट्रीज को हम रेशो में नहीं लेते हैं, तो इसको हमने डैश लग दिया यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से ये भी नेगेटिव है, तो यानी कि अब 1/-2 करेंगे तो ये भी डैश लिख दिया इसमें। ठीक है, तो उस हिसाब से -2 क्या हो गया, ये -2 है मोस्ट नेगेटिव एंट्री, तो उस हिसाब से S2 क्या होगा, इसमें आउटगोइंग वेरिएबल होगा। ठीक है, बट अगर क्या होता इसी सिंपलेक्स टेबल में, सपोज ये 5 की जगह -5 होता है यहाँ पे। ठीक है, 5 की जगह -5 होता, तब हम ये रेशो कैसे कैसे कैलकुलेट करते, इस सॉल्यूशन कॉलम को हम इस वाले कॉलम से डिवाइड करते हैं ना, एक एक करके एंट्रीज रेशो निकालने के लिए। तो 10 को -5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे माइनस है तो ये 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैश। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एंट्री है यहाँ पे, इस कॉलम में x1 कॉलम में यहाँ पे नेगेटिव एंट्री है। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि फर्स्ट वाली एंट्री यहाँ पे डैश है, सेकंड में भी डैश है, थर्ड में भी डैश आया। ठीक है,
तो कोई भी हम मिनिमम रेशो नहीं निकाल पा रहे हैं। मिनिमम रेशो नहीं निकाल पा रहे मीन्स हम आउटगोइंग वेरिएबल नहीं डिसाइड कर पा रहे कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि दिस इज द कंडीशन ऑफ अनबाउंडेड। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सिंपलेक्स जो एल्गोरिथम है उससे हम ये बोलेंगे कि ये यहाँ पे क्या है, इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ठीक है, मीन्स क्या लिखा था पीछे हमने कंडीशन में कि एटलीस्ट वन जेड जे माइनस सी जे इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये वाला है। एंड फॉर दिस जे, जे मीन्स कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, फॉर दिस जे वाई आई जे इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई, मीन्स फॉर एवरी रो, हर रो के लिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, तीनों रो के लिए जो जेथ कॉलम है उसमें सारी की सारी एंट्री, मान लो सपोज ये -5 था, तीनों के तीनों नेगेटिव है, तो तब वो कंडीशन क्या होगी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन की कंडीशन होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, उस एग्जांपल से को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन आता है उस एलपीपी का। सपोज ये एग्जांपल है हमारे पास, मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एलपीपी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेस देन इक्वल टू टाइप की एलपीपी है, तो इसमें एक स्लैग वेरिएबल्स ऐड करेंगे दोनों एलपीपी में, और ऐसे बन जाएगी ये। तो S1 एंड S2 भी टू स्लैग वेरिएबल्स, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया एलपीपी की। अब ये देखो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सारा, ये S1 और S2 स्लैग वेरिएबल्स हैं और इनके कोएफिशिएंट 0 0 लेने हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई एक, और ये भी एक दूसरी इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो हमारे इनिशियल वेरिएबल्स थे x1 x2, उनको हम 0 0 ले लेते हैं। तो 0 0 ले लिया, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, एंड S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। S1 S2 की वैल्यू 1 एंड 2 आ गई। अब इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन इनके कोएफिशिएंट 0 है, और x1 x2 की वैल्यू 0, तो मैक्स जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, S1 इज इक्वल टू 1, S2 इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इससे हम क्या बनाएंगे, सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। तो ये हमारे पास टेबल 1 है सिंपलेक्स की। तो फर्स्ट कॉल रो जो है, फर्स्ट रो सीजे, सीजे मीन्स सीजे रिप्रेजेंट कर रहा है जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट को। x1 का कोएफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3 था, इसमें 4 था, S1 S2 के कोएफिशिएंट थे 0 0। ठीक है, ये पहले बना चुके हैं। बेसिक वेरिएबल्स हैं S1 S2, जो नॉन जीरो वेरिएबल्स हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उनके कोएफिशिएंट है 0 0। ठीक है, यहाँ से लिखे देखो हम, ये 0 0 है ना कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे आगे कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स x1 x2 S1 S2, ये हमारे पास चार वेरिएबल्स थे, और दो इक्वेशंस थी हमारे पास। उन इक्वेशन में x1 x2 S1 S2 के जो कोएफिशिएंट है वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन वाला कॉलम है एक ऐसे लिखा है जो राइट साइड में था, मींस इस S1 की जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ पे, और S2 की जो वैल्यू आई वो 2 थी, तो वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये सब कुछ हमने सिंपलेक्स टेबल बना दी। अब उसके बाद जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करते हैं। तो ये -3 कैसे आया, 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0 -3। ठीक है, सी जे ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे आ गया, तो ये क्या, -3 आ गया। अब -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 -4, तो क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये 0 आ जाएगा, देखो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 -0, तो 0, एंड लास्ट वाली एंट्री पे 0। तो जेड जे माइनस सी जे हमने कैलकुलेट कर दिया लास्ट रो में। तो जब कैलकुलेट कर चुके तो इसमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, ये वाला है ना। तो ये वाला है, तो इसका मतलब x2 क्या हो गया, x2 इज इनकमिंग वेरिएबल। अब हमें क्या निकालना है, आउटगोइंग वेरिएबल निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड करेंगे x2 वाले कॉलम से। तो 1 डिवाइडेड बाय -1, तो यहाँ पे नेगेटिव एंट्री है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डैश लिखा है हमने। ठीक है, अब 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 हो गया। तब इन दोनों में से तो 2 अकेला ही है, तो मिनिमम रेशो भी 2 ही हो गया। तो 2 मिनिमम रेशो है, तो दैट मीन्स इसका जो सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है वो क्या है, S2 है। तो S2 हो गया आउटगोइंग वेरिएबल। तो S2 आउटगोइंग वेरिएबल है, x2 इनकमिंग है। देखो स्टेप 4 में क्या करते हैं हम, चूज द मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे, कैलकुलेट द मिनिमम रेशो। ठीक है, ये x1 नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो जेड जे माइनस सी जे ये सब कैलकुलेट कर लिया, x1 नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगी, x2 होगा। ठीक है, क्योंकि x2 जो है वो है इस टाइम पे यहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल। अब इसमें की एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है, हमें की एलिमेंट को क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है।
ठीक है, ये 1 की एलिमेंट हो गया ना। क्यों? क्योंकि ये x2 जो है वो इनकमिंग वेरिएबल है एंड s2 जो है आउटगोइंग, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 1 पे आ रहा है, तो वो क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया। तो की एलिमेंट को 1 बनाना है, तो वही तो ऑलरेडी 1 है, तो इसको कोई जरूरत नहीं। इसके ऊपर और नीचे हमें 0 बनाने होते हैं, तो इसके ऊपर बस एक ही रो है, इसको बनाना है 0। ठीक है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, सिंपल ऐड कर देंगे बस। ठीक है, x2 इज एंटरिंग वेरिएबल एंड s2 इज डिपार्टिंग वेरिएबल, तो ये रो ऑपरेशन लगाएंगे हम, सिंपल ऐड कर देंगे। तो ये रो ऑपरेशन लगा दें हमने कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, तो रो 1 में रो 2 को हमने ऐड कर दिया, तो ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये फर्स्ट वाला एंट्री 0 बन जाएगी यहाँ पे, है ना। तो कन्वर्ट हो जाएगी टेबल ऐसे, ये बन गई टेबल। ठीक है, तो अब ये टेबल बन गई, देखो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये चेंज हो गए, सीजे तो एज इट इज रहेंगे। अब देखो यहाँ S2 के बदले यहाँ पे x2 आ गया। ठीक है, ये 4 है, ये -1, ये 4 कैसे आया, 4 हमने यहाँ से लिखा है ये। ठीक है, क्योंकि x2 का कोएफिशिएंट था 4, तो वो वही वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे भी लिखा जाएगा 4। ठीक है, बाकी ये देखो ये 1 था, तो इसके ऊपर यहाँ पे 0 आ गया। बाकी हमने इसमें क्या लगाया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके और पूरे यहाँ तक, ये हमने इसमें रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये ऐसी बन गई सेकंड सिंपलेक्स टेबल। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करते हैं। तो जेड जे माइनस सी जे 0 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 0, सॉरी -1 इंटू 4 एंड -3। ठीक है, जेड जे माइनस सी जे तो -7 आ गया। अब उसके बाद x2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 0 इंटू 0, 1 इंटू 4, -4, तो ये 0 आ गया। उसी तरह से इसके लिए भी 0 आ गया, इसके लिए भी 0 आ गया। तो अब इसमें मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव है इसमें से -7। ठीक है, तो -7 मोस्ट नेगेटिव है, तो x1 क्या हो गया, एंटरिंग वेरिएबल हो गया। अब आउटगोइंग वेरिएबल निकालने के लिए हमें डिपार्टिंग वेरिएबल या फिर आउटगोइंग वेरिएबल निकालने के लिए सॉल्यूशन कॉलम को x1 कॉलम से डिवाइड करना है, तो 3 डिवाइडेड बाई 0, तो यहाँ पे 0 है तो इससे हमें डैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 0 से तो डिवाइड कर नहीं सकते हम, तो और 2 डिवाइडेड बाई -1, तो नेगेटिव एंट्री यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए इसको भी डैश। तो अब क्या हो गया, ये वही वाली कंडीशन आ गई जो अभी तक मैं बता रहा था। कौन सी कंडीशन, कि इस वाले कॉलम में जो एंटरिंग वेरिएबल वाला कॉलम था, उस कॉलम में सारी की सारी एंट्री क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू 0 हो गई। दैट मीन्स जो हमने पीछे लिखा था कि वाई आई जे, ठीक है, वहां पे लिखा था ना वाई आई जे इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना, ये लिखा था लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई इक्वल टू 1 टू m। तो m की वैल्यू यहाँ पे 2, मतलब दो ही वेरिएबल है इसमें, दो ही इक्वेशंस थे हमारे पास, सॉरी। तो वाई आई जे देखो सारे के सारे लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 से लेस देन इक्वल टू आ गए ना इस वाले रो में। ठीक है, इन दोनों को देखना है बस हमने। ठीक है, तो सारे के सारे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए, 0 एंड -1, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई किसकी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन की। तो ये है देखो, most negative x1 is entering variable, but in x1 column every number is less than equal to 0, so ratio cannot be calculated, therefore given problem have an unbounded solution। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। तो ऐसा जब भी आएगा कि कोई सिंपलेक्स टेबल को हम सॉल्व कर रहे हैं, आइट्रेशन लगा रहे हैं, और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आ गया कि जो एंटरिंग वेरिएबल है उस उसी के कॉलम में क्या हो गया, उसके कॉलम में सारी की सारी एंट्री लेस देन इक्वल टू 0 हो गई, तो हम बोलेंगे कि क्या हो गया, ये हो चुका है अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाला कंडीशन। अब हम डिस्कस करते हैं टू फेज मेथड, LPP in which constraints having greater than equal to and equal to sign, we introduce new type of variable called the artificial variable। ठीक है, तो कोई LPP है उसमें जो कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं, उसमें सपोज लेस देन इक्वल टू होता है, तब तो हम उसमें क्या स्लैग वेरिएबल ऐड कर देते हैं। बट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू का साइन उसमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम उसमें एक वेरिएबल ऐड करते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, दीज वेरिएबल आर फिक्टिशियस एंड डू नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। फिक्टिशियस का मतलब होता है हिंदी मीनिंग इसका होगा फर्जी, एक तरह से फर्जी कह सकते हैं, या फिर नकली वेरिएबल है एक तरह से, या फिर आर्टिफिशियली, नाम से आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है कि जो जो ओरिजिनल ना हो। ठीक है, तो वो ऐसे वेरिएबल है जिनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती हमने उसको ऐड किया है इसी इक्वेशन में ताकि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन पाए। ठीक है, सिंपलेक्स टेबल में, इसलिए उनको ऐड किया हमने।
two-phase simplex method is used to solve problems in which some artificial variables are involved. ठीक है, तो जब artificial variables involved हैं किसी simplex किसी एलपीपी में, तो उसके लिए टू फेज सिंप्लेक्स मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दो फेज में यूज होता है। सॉल्यूशन इज ऑब्टेन इन टू फेजेस। तो पहले हम फेज वन सॉल्व करते हैं, देन फेज टू पे जाते हैं। तो ये फेज वन और फेज टू क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। तो हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, मिनिमम z इज इक्वल टू 15/2x1 minus 3x2 subject to constraints 3x1 minus x2 minus x3 greater than equal to 3, x1 minus x2 plus x3 greater than equal to 2 and x1 x2 x3 greater than equal to 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है एंड जो कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू में गिवन है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या है कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म, तो ये हो जाएगा मैक्स ऑफ जेड डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15/2x1 प्लस 3x2। ठीक है, जहाँ पे क्या है जेड डैश इज इक्वल टू जेड है, बाकी कंस्ट्रेंट तो सेम ही है। कंस्ट्रेंट क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें पता है कि कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म थी 3 और 2, तो वो एज इट इज रहेंगे, मतलब कंस्ट्रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैक्सिमाइजेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, जहाँ पे z डैश इज इक्वल टू z है। ठीक है, अब हम देखते हैं अभी जो हमारे पास एलपीपी थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्टेंट था उसमें। तो जब हम उसमें से एक सरप्लस वेरिएबल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन में से, ठीक है, तो वो इक्वल टू इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल्स S1 एंड S2 एंड टू आर्टिफिशियल वेरिएबल्स A1 एंड A2। तो S1 S2 हमने क्या इसमें सरप्लस वेरिएबल ले लिया S1 एंड S2। तो देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल में बताऊंगा कैसे इसको हमने यूज़ करा है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारे पास ऑलरेडी इतना था, इसमें 0s1 प्लस 0s2 ये सरप्लस वेरिएबल्स है एंड A1 A2 दो आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें ऐड करें। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों ऐड करें हैं अभी देखते हैं। देखो हमारे पास ये जो ये था 3x1 माइनस x2 माइनस x3 ये था लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो जब हमने इसमें लेफ्ट साइड में से हमने और इसमें से S1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अभी इक्वल टू 3 हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हमने इसमें प्लस A1 एक और चीज़ ऐड कर दी इसमें। ठीक है, तो हमने इसमें ऐड कर दी प्लस A1 इसलिए करी है कि जब हम इसका इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल जब हम बनाएंगे तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अभी तक जब हम सरप्लस वेरिएबल ऐड कर ले स्लैक वेरिएबल ऐड करते थे प्लस S1 करके, तो इसका कोएफिशिएंट आ जाता था 1। ठीक है, सेकंड और S2 का कोएफिशिएंट आता था 0 और सेकंड इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट होता था 0 एंड S2 का होता था 1। तो देखो 1 0 0 1 हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये क्या है सरप्लस वेरिएबल है तो इसका कोएफिशिएंट है -1 और S2 का कोएफिशिएंट है 0। और अगले इक्वेशन जो नेक्स्ट इक्वेशन ये है इसमें S1 का कोएफिशिएंट है 0 एंड S2 का कोएफिशिएंट -1 है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, नहीं है ना। तो इसके लिए हमें ये A1 और A2 दो एक्स्ट्रा वेरिएबल हमें ऐड करने पड़े। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट है 1, A2 का कोएफिशिएंट है 0 फर्स्ट इक्वेशन में एंड सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में A1 का कोएफिशिएंट है 0 एंड A2 का कोएफिशिएंट है 1। तो 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो पहले हम फेज 1 में इसको सॉल्व करेंगे। फेज 1 में क्या है, हम एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। देखो कंस्ट्रेंट तो हमारे पास वही है, हम एक ऑक्सिलरी मतलब हमने एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड इज अप्लाइड टू अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ऑक्सिलरी एलपीपी लीडिंग टू फाइनल सिंप्लेक्स टेबल कंटेनिंग द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो देखो अभी जो हमारे पास पीछे एलपीपी लिखी हुई थी उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम एक फेज 1 मेथड यूज करेंगे। फेज 1 हम चलाएंगे, वो उसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा फेज 1 का वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा फेज 2 का। ठीक है, तो
देखो स्टेप वन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फेज वन में एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है फेज वन, क्या है फेज टू, क्या है। तो फेज वन में देखो स्टेप वन हमने सबसे पहले लिया, तो स्टेप वन क्या कहते हैं, असाइन कॉस्ट -1 टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड कॉस्ट 0 टू ऑल अदर वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको हमने कॉस्ट 0 0 ले लेनी है उनकी, मतलब उनका कोएफिशिएंट 0 0 लेना है, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल उनका उनका कोएफिशिएंट लेना -1, ठीक है। स्टेप वन ये है। स्टेप टू है कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी एलपीपी in which new objective function z star is to be maximized subject to given set of constraint। जो हमारे पास अभी कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट तो वही रहेंगे, बट एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने नया बना दिया जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, जिसमें कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनका कोएफिशिएंट होगा -1, और जितने भी बाकी हैं सबके कोएफिशिएंट होंगे 0, जितने भी बाकी के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे। तो देखो ऑक्सिलरी एलपीपीज, ये हमारे पास ऑक्सिलरी एलपीपी आ गई, क्योंकि बाकी देखो इसमें ऑक्सिलरी एलपीपी क्या है, मैक्सिमम जेड स्टार इज इक्वल टू -a1 -a2, जो इसमें x1 x2 x3, ठीक है, s1 और s2 ये वेरिएबल्स है, उनके कोएफिशिएंट क्या है इसमें 0 है, ठीक है। अभी ये जो हमने पॉइंट लिखे थे पीछे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, कंडीशंस वही है जो पीछे कंस्ट्रेंट थे, कंस्ट्रेंट बाकी के वही है। अब इस, ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है अभी फिलहाल। तो ये फेज वन मेथड चल रहा है अभी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स, इनको यूज करके हम अभी सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। तो इसका इनिशियल फेज इस एलपीपी का, ये जितनी एलपीपी हमारे पास है, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा a1 इज इक्वल टू 3 a2। क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है इन सबको 0 ले लेंगे ना, तो a1 इज इक्वल टू 3 हो गया, और ये सबको 0 ले लिया तो a2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो a1 a2 इज इक्वल टू 2 एंड 3 एंड z स्टार, तो ठीक है, z स्टार कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे z स्टार इज इक्वल टू -5। अब आगे देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास ऑक्सिलरी एलपीपी थी, मैक्सिमम ऑफ z स्टार इज इक्वल टू -a1 -a2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 3x1 -x2 -x3 -s1 प्लस a1 इज इक्वल टू 3। और सेकेंड इक्वेशन ये हमारे पास लिखी है ना, कि x1 -x2 प्लस x3 -s2 प्लस a2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और x1 s2 a1 a2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनिशियल सॉल्यूशन इज, क्योंकि वो हमारे पास अभी लिखा था कि a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 2 एंड z स्टार इज इक्वल टू -5। वो कैसा है, यहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो z स्टार हमारे पास -5 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देख के हम सिंप्लेक्स टेबल ड्रॉ करेंगे। तो फेज वन की टेबल वन, ये फेज वन की टेबल वन है। देखो कंस्ट्रेंट तो सेम एज इट इज़ है, वही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है उसमें। जो हमारे पास जो एलपीपी गिवन थी उसी के कंस्ट्रेंट है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेकिन अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो जो सीजे हैं, यहाँ पे पहला कॉलम लिखा है, पहले रो है सॉरी ये, तो हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से, x1 x2 x3, s1 s2 a1 एंड a2। सीजे में हम क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ दीज वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ऑक्सिलरी एलपीपी का, उसमें x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, x2 का कोएफिशिएंट भी 0 है, x3 का भी 0 है, s1 s2 सबका 0 है। a1 का कोएफिशिएंट क्या है, -1, a2 का कोएफिशिएंट क्या है, अगेन -1, ठीक है। ये बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, a1 एंड a2। जो इनिशियल सॉल्यूशन था हमारे पास, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था जो ऑक्सिलरी एलपीपी का, a1 इज इक्वल टू 3 एंड a2 इज इक्वल टू 3। तो a1, ठीक है, एंड a2, ये हमारे पास क्या है, बेसिक वेरिएबल्स हैं। इनके कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, इनके कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट क्या है, -1 एंड -1, ठीक है। ये पूरी की पूरी रो कहाँ से लिखी हमने, इस वाले क्वेश्चन से, 3 -1 -1 -1 0 1 एंड 0।
ठीक है। मीन्स x1 x2 x3 का कोएफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो भी कोएफिशिएंट है हर वेरिएबल्स के, तो उनके नीचे ये कोएफिशिएंट्स लिखें। सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन से हमने लिखे 1 -1 1 0 -1 0 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही ना यहाँ पे, ये है ना 1 0 0 1। अगर हम S1 S2 इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल में ऐड नहीं करते तो ये कहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है इसमें, ठीक है। तो सिंपलेक्स टेबल में हर आइट्रेशन पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर होनी चाहिए, भले ही उनका कॉलम्स का ऑर्डर आगे पीछे हो, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर होनी चाहिए। देखो इसी के लिए हमने इसमें वेरिएबल्स ऐड करे थे A1 एंड A2। ये सॉल्यूशन कहाँ से लिखे हैं, ये यहाँ पे जो कॉलम है 3 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से हमने सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या करा, ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करें। वो कैसे करते हैं, 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 -0, तो क्या गया -4 आ गया, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाला करा -1 इंटू -1 -1 इंटू -1, तो ये 2 आ गया ना। फिर उसी तरह से थर्ड वाला हमने सबके लिए हमने ऐसे ZJ माइनस CJ तो हम आ गया कैलकुलेट करना। तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 1 0 एंड 0। तो ये हमारे पास सारे ZJ माइनस CJ कैलकुलेट होके आ गए। अब इसमें से मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ कौन सा है, वो है -4, है ना। अब -4 मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ है, तो दैट मीन्स x1 इज आउटगोइंग, इनकमिंग वेक्टर है, ये इनकमिंग वेरिएबल है। अब हमें रेशो निकालना होता है, मिनिमम रेशो। वो कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कॉलम को इस x1 कॉलम से हम डिवाइड करते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 आ गया यहाँ पे। उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 1, ये 2 आ गया। तो इसमें से जो मिनिमम रेशो कौन सा है, वो है ये है 1 है ना। तो मिनिमम यहाँ पे x1 एंटरिंग वेरिएबल है, ये क्या है, ये मिनिमम रेशो है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये A1 क्या हो गया, दिस इज A1 इज डिपार्टिंग वेरिएबल, ये बाहर जाएगा टेबल से, ठीक है। तो अब ये 3 क्या हो गया, 3 हो गया की एलिमेंट, तो 3 इज की एलिमेंट। तो अब की एलिमेंट को हमें बनाना होता है 1, तो उसके लिए क्या करेंगे, R1 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, और उसके नीचे जो है 1 लिखा है 3 के नीचे, उसको हमें बनाना है 0। कैसे करेंगे, रो 2 में से रो 1 का 1/3 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स रो 2 माइनस, ठीक है, रो 2 माइनस 1/3 रो 1, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाया हमने। अगले स्टेप में देखते हैं क्या होगा। अब ये टेबल 2 है किसकी, सिंप्लेक्स, जो अभी हमने एल्गोरिथम लगाया था, आइट्रेशन लगाया था सिंप्लेक्स टेबल में, उसी की क्या है ये टेबल 2 है, ठीक है। अभी देखो ये फेज़ 1 चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो देखो ये पूरी की पूरी, अब ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स चेंज, ये इतनी मैट्रिक्स पूरी चेंज हो चुकी है रो ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है। इवन इसमें भी जो सॉल्यूशन कॉलम है इसमें भी रो ऑपरेशन लगता है, इतने में पूरी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगता है। तो जब रो ऑपरेशन लगा हुआ है ये पूरे पूरे एलिमेंट चेंज हो गए, कोएफिशिएंट तो सबके वही हैं सेम। अब यहाँ पे x1 आ चुका है, किसके बदले, जो पीछे A1 आउटगोइंग वेरिएबल था उसके प्लेस पे x1 आ चुका है। फिर से हमने क्या करे, ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करे। देखो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, तो यहाँ पे तो 0 आ गया। उसी तरीके से हमने सबके लिए -1/3 इंटू 0 -2/3 इंटू -1, इसी तरह से सारे के सारे ZJ माइनस CJ जब हमने कैलकुलेट करें तो ये आ गया 0 2/3 -4/3 -1/3 1 एंड 0। तो इसमें से सबसे लोएस्ट है नेगेटिव कौन कौन है, एक -4/3 है, एक है -1/3। तो सबसे छोटा कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव है -4/3, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, x3 इज एंटरिंग वेरिएबल। तो अगर ये एंटरिंग वेरिएबल है उसके बाद क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं। सॉल्यूशन कॉलम को हम डिवाइड करते हैं किससे, इसी x3 कॉलम से। लेकिन यहाँ पे ये माइनस है तो फर्स्ट वाला तो हम छोड़ देंगे, सिर्फ सेकंड वाले को डिवाइड करना है। तो 1 डिवाइडेड बाई 4/3, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही ऑटोमेटिकली यही मिनिमम हो गया। तो ये क्या हो गया, ये मिनिमम रेशो हो गया। तो मिनिमम रेशो हो गया, इसका मतलब जो सबसे टॉप लेफ्ट में है वो क्या होगा, आउट गोइंग वेरिएबल होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आउट गोइंग वेरिएबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया, A2 इज डिपार्टिंग वेरिएबल या फिर आउट गोइंग वेरिएबल, ठीक है। अब की एलिमेंट कौन सा है, ये 4/3 है की एलिमेंट, जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इस कलर में जो हाईलाइट हो रखा है ये 4/3 इज की एलिमेंट।
तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो 2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमें फर्स्ट वाले इसके जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसको बनाना है 0, तो उसके लिए रो ऑपरेशन लगेगा कि रो 1 प्लस 1/4 ऑफ रो 2। तो ये ऑपरेशन लगने के बाद ये बन जाएगी सिंपलेक्स टेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपलेक्स टेबल में x1 और x2 आ चुके हैं बेसिक वेरिएबल, x1 और x3 आ चुके हैं बेसिक वेरिएबल में। ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू है 5/4 और 3/4। सॉल्यूशन मीन्स x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू है ये। ठीक है, इन बाकी तो देखो सब कुछ सेम है। हाँ, एक और चीज़ ये बताना भूल गया मैं कि जब भी हम टेबल से जब आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर निकलता है तो उसको हम यहाँ पे लिखना छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल थे ना, यहाँ पे पहले था a1, यहाँ पे था a2। तो जब a1 टेबल से बाहर निकला तो उसके पिछले वाले उसमें देखना आप कि जब उसके अगले टेबल में जब हमने सेकंड जो टेबल थे टेबल 2, उसमें a1 वाला कॉलम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, a1 कॉलम हमने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर दिया क्योंकि उसकी अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या था, वो आर्टिफिशियल वेरिएबल था, उसने अपना काम कर दिया। उसका काम था सिर्फ इस टेबल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना, जो कि अब दूसरे वेरिएबल्स में आ चुकी है x1 एंड x3 में। ठीक है, तो उसका उसने अपना काम कर दिया। वो टेबल से जैसे ही यहाँ बेसिक वेरिएबल से बाहर निकलेगा वो आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो हम उसको टेबल में भी नहीं लिखते, फिर यहाँ पे उसका कॉलम ही हटा देंगे। यहाँ पर a1 और a2 की दो कॉलम थे यहाँ पे, तो वो दोनों कॉलम हमने हटा दिए, क्योंकि नहीं, पहले स्टेप में तो एक कॉलम हटा, अब सेकेंड स्टेप में यहाँ पे से a2 वेरिएबल बाहर निकला, उसके प्लेस पे x3 आ गया, तो यहाँ पर से a2 वाला जो कॉलम था वो भी हमने हटा दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ बेसिक वेरिएबल से बाहर निकलते जाएंगे उनका हम कॉलम भी हटाते जाएंगे, किससे, सिंपलेक्स टेबल से। अब ये टेबल 3 है, तो यहाँ पर देखा हमने x1 एंड x2 का जो x3 का जो कोएफिशिएंट था वो 0 0 है, किसमें, इस वाली मीन्स जो ऑक्सिलरी एलपीपी थी हमारे पास। ठीक है, तो बाकी देखो जेड जे माइनस सी जे जब हमने कैलकुलेट करा तो 0 0 आएगा सबके लिए, है ना। देखो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 0, तो 0 0 0 0 सबके लिए 0 आ गया। तो जेड जे माइनस सी जे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आ गई ना। जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हियर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ऑप्टिमलिटी की कंडीशन हो गई, मतलब नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना। तो therefore we reach the optimality condition for phase 1। तो phase 1 की ऑप्टिमल कंडीशन आ चुकी है। तो फेज 1 की ऑप्टिमल कंडीशन है, तो ये टेबल अब फेज 2 के लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का काम करेगी। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या लिखा है, इन दिस टेबल मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार इज इक्वल टू 0, क्योंकि a1 a2 तो है ही नहीं ना इसमें, तो a1 a2 की वैल्यू 0 हो गई, तो जेड स्टार ऑटोमेटिकली 0 हो चुका है। ठीक है, एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स अपेयर इन द ऑप्टिमम बेसिस। तो ये जो देखो यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, सारे के सारे क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल से बाहर जा चुके हैं। देयरफॉर वी कैन प्रोसीड टू फेज 2। तो फेज 2 के लिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब तक हमने क्या करा कि जो हमारे पास एलपीपी गिवन थी उसके लिए हमने ऑक्सिलरी एलपीपी बनाई। ठीक है, बाकी कंडीशंस वही थी, हमने उसी को सिंपलेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व करा। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसा जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए और कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है टेबल में, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर फेज 1। ठीक है, अब यही हमारा फेज 2 के लिए इनिशियल सॉल्यूशन होगा। अब देखो ये फेज 2 है, फेज 2 में अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये आ चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है 15/2x1 प्लस 3x2। ठीक है, तो 15/2x1 प्लस 3x2, तो यानी कि देखो बाकी पूरी की पूरी टेबल वही है जो अभी हमने पीछे लिखी हुई थी। ठीक है, सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। चेंज सिर्फ ये हुआ है, एक यहाँ पे हमने ये चेंज किया है, अभी तक यहाँ 0 0 लिखा हुआ था क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से लिखा हुआ था। पर जो हमारे पास मेन हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो ये था, है ना, इनिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था हमारे पास ये था। तो इसमें x1 और x3 का जो कोएफिशिएंट है, x1 और x3 का जो कोएफिशिएंट है वो है यहाँ पे -15/2 एंड 3। x1 x2 का कोएफिशिएंट ये है, बस ये चेंज करा हमने, और x1 का कोएफिशिएंट यहाँ हमने यहाँ पे भी लिख दिया, क्योंकि इसमें x3 है ही नहीं, यहाँ पे मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है।
तो यहाँ पे भी उसका कोएफिशिएंट 0 आ गया, ठीक है। तो इतना चेंज करा है बस हमने, बाकी एज इट इज़ ये जो फेज़ 1 की ऑप्टिमम टेबल थी वो फेज़ 2 की इनिशियल टेबल है, यहाँ से हमने स्टार्ट करा इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम एज इट इज़ जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको इसके आगे। तो इससे आगे सेम टू सेम हम मेथड लगाएंगे, पहले जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम लोएस्ट देखेंगे कि मिनिमम कौन सा है जेड जे माइनस सी जे मोस्ट नेगेटिव जो है उसके लिए, फिर रेशो कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम रेशो देखेंगे, फिर एक इनकमिंग वेक्टर आएगा, फिर एक आउटगोइंग वेरिएबल आएगा, वो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, इस टाइप से हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करते हैं पहले हम। तो इसके लिए हमने कैलकुलेट करा तो ये तो 0 आ गया, x2 के लिए कैलकुलेट करा तो ये आ गया 3/4, ये आ गया 0, 15/8 एंड 15/8, ठीक है। ये जेड जे माइनस सी जे तो अब हमें पता है, सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना होता है कि जिस कॉलम के लिए हम कर रहे हैं उसको हमने सी वी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है माइनस सी जे। तो देखो सारे के सारे क्या आ गए, कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा इसमें, कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा, तो यहीं पे इसका ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो, हियर ऑल जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर वी रीच द ऑप्टिमलिटी कंडीशन फॉर फेज 2। तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसा होगा कि यहीं पर ही इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर नहीं आता है तब हम क्या करते हैं आगे, इसमें फिर वही जो तरीका है क्या करते हैं उसमें एक आइट्रेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये फेज 2 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 5/4, कैसे पता चला हमें, x1 इज इक्वल टू 5/4 ये, ठीक है। x2 तो है ही नहीं इसमें, तो x2 इज इक्वल टू 0 हो गया, x2 इज इक्वल टू 0। x3 इज इक्वल टू 3/4 वो कैसे पता चला, x3 इज इक्वल टू 3/4 यहाँ से, ठीक है। x3 इज इक्वल टू 3/4 और फिर हमने x1 x2 x3 की वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखी, तो z डैश की क्या वैल्यू आ गई -75/8, यहाँ पे जब हम रख देंगे तो जब 75/8 आ गई z डैश की वैल्यू, इसका हम मिनिमम ऑफ z कितना हो गया, नेगेटिव टाइम्स ऑफ मैक्सिमम z डैश, तो इसका मतलब 75/8। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल गया इस एलपीपी का। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको भी हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में कैसे सॉल्व होता है वो, ठीक है। सपोज हमारे पास ये कोई प्रॉब्लम थी, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट, एक इसमें इक्वालिटी वाली कंस्ट्रेंट है और दो एक ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। तो ये थोड़ा देखो, ये इसमें तीनों टाइप के आ गए, एक ग्रेटर देन में है ये वाली, ये लेस देन में है और ये इक्वल टू में। तो तीन इक्वेशन, तीन इनइक्वालिटीज़ हैं, एक इक्वालिटी बन रखी है, एक ग्रेटर देन में, एक लेस देन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ये है और वेरिएबल इसमें दो ही है, ठीक है। फेज़ 1 में क्या करते हैं हम, सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स a1 एंड a2 एंड सरप्लस वेरिएबल्स s1 एंड s2। तो देखो हमने दो ही की हमें ज़रूरत है, इस वाले में हमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की जरूरत नहीं, जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, लेस देन इक्वल टू वाली इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक स्लैग वेरिएबल ऐड कर दें अगर, तो उसका कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली 1 है, इसके लिए हमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत नहीं। आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इन दोनों इक्वेशन में, ठीक है, जिनमें कि ग्रेटर देन और इक्वल टू और इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन में ऐड करना है, ठीक है। तो देखो ऑक्सिलरी एलपीपी क्या हो जाएगी, पहले देखो यहाँ पे हमने कैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करें। तो पहले इक्वेशन में ये तो पहले से इक्वल टू है, तो इसमें हमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल कोई ऐड नहीं करना, सिर्फ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ दिया हमने a1। देखो यहाँ पे कि 3x1 प्लस x2 तो ऑटोमेटिकली इक्वल टू 3 था, है ना, लेकिन हमने प्लस a1 और अपनी मर्जी से ऐड करा इसमें, क्यों, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए इसलिए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखो 4x1 प्लस 3x2 माइनस s1, इसमें हमें यहाँ पे माइनस s1 करना पड़ेगा ना, तभी इक्वल टू 6 होएगा, लेकिन हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा a2, इसमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ हमने एक s2 क्या है, s2 इज स्लैक वेरिएबल, ठीक है। देखो ये क्या, इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 सरप्लस वेरिएबल s1 एंड स्लैक वेरिएबल s2। तो s2 क्या है, स्लैक वेरिएबल है, s1 क्या है, सरप्लस वेरिएबल है, और a1 a2 क्या है, वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ठीक है। तो और ये ऑक्सिलरी एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि -a1 -a2, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब देखो
सिंपलेक्स टेबल ड्रॉ करते हैं इसकी। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 6 एंड s2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया। ठीक है, वो कैसे पता चला हमें, x1 x2 को हमने 0 0 ले लिया। ठीक है, तो x1 x2 को 0 0 ले लेंगे तो फिर ये हमारे पास a1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और s1, ठीक है, तो a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और S2 मीन्स जो वेरिएबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 कौन कौन से वेरिएबल बना रहे हैं, A1 A2 एंड S2। ठीक है, उनके अलावा हमने सबको 0 ले लेना है। तो A1 A2 एंड S2, A1 A2 एंड S2 उनकी नॉन जीरो वैल्यूज हैं, बाकी सबकी आ जाएंगे 0 0। अब Z स्टार कितना हो जाएगा, Z स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा -9। ठीक है, ये हो जाएगा -9। टेबल 1 देखो, टेबल 1 फेज 1 की जो टेबल 1 है, फेज 1 की टेबल 1 ये ऐसे बन गई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, CJ। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखना है हमने, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में A1 A2 जो वेरिएबल्स हैं A1 एंड A2, उनके अलावा जो A1 और A2 के कोफिशिएंट है -1 एंड -1, बाकी सबके कोफिशिएंट 0 है, तो सबके कोफिशिएंट हमने 0 लिख दिए। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं एज इट इज लिखे हुए हैं। ठीक है, A1 एंड A2 एंड S2 तीन वेरिएबल है ना हमारे पास, कौन से, तीन वेरिएबल हैं जो बेसिक वेरिएबल्स हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना A1 A2 एंड S2, ये तीन बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो उनके कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -1 एंड 0, ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद हमने ये पूरी की पूरी टेबल हमने बना दी यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमने जो तीन इक्वेशन हमारे पास है, उन्हीं तीन इक्वेशन से हमने ये पूरी की पूरी यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब क्या करना है हमने, सबसे पहले ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना है सबके लिए। तो ZJ माइनस CJ हमने कैलकुलेट करा x1 के लिए, तो ये आ गया -7, x2 के लिए आ गया -4, फिर 1 0 0 सबके लिए हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव इज -7। ठीक है, तो दिस वन इज x1, इसका मतलब क्या हो गया, x1 इज एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम, मिनिमम रेशो निकालते हैं। तो इस वाले कॉलम को डिवाइड करना है किससे, x1 वाले कॉलम से। तो 3/3 हो गया 1, 6/4 हो गया कितना 3/2 एंड 4/1 हो गया 4। तो इसमें से जो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम इज दिस 1 है, मिनिमम है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, A1 इज डिपार्टिंग वेरिएबल, A1 डिपार्टिंग वेरिएबल हो गया। और 3 क्या है, 3 इज की एलिमेंट। तो की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो 1 को 3 से डिवाइड करना है, और रो 2 उसके नीचे दोनों एलिमेंट 0 बनाने, इसको भी 0 बनाना है और इसको भी, 4 और 1 दोनों को। तो 4 को 0 बनाने के लिए ये वाला रो ऑपरेशन लगेगा, R2 -4/3 टाइम्स R1 और R3 -1/3 ऑफ R1। तो ये दोनों जब रो ऑपरेशन लगा देंगे तो टेबल 2 कैसे बनेगी, ये हो गई टेबल 2। ये टेबल 2 है, ये टेबल 2 है सिंप्लेक्स फेज 1 की। इसमें क्या क्या चेंज हो गए हैं देखो, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ तक की रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये इतनी चेंज हो चुकी है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट तो सेम है। अब यहाँ पे x1 आ चुका है A1 के प्लेस पे, उसका कोएफिशिएंट है 0। देखो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 0 है ना। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट तो -1 ही है अभी भी, है ना, कोएफिशिएंट तो सेम ही रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। S2 का कोएफिशिएंट फिर से हमने ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करे सबके लिए। तो देखो ये इसके लिए 0 आ गया, -5/3 0 -5/3 1 0 0, ये हमारे पास। अब देखो यहाँ पे देखो फिर से, क्योंकि A1 वेरिएबल जो था वो आर्टिफिशियल वेरिएबल था, वो टेबल से बाहर निकल चुका, तो हमने उसका कॉलम भी यहाँ पर से हटा दिया। यहाँ पर एक कॉलम था ना एक और A1 वाला, उसका कॉलम ही हटा दिया हमने, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, उससे अपना काम कर चुका है। अब अगर इस स्टेप में सपोज A2 वेरिएबल टेबल से बाहर चला जाता है, सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे A2 इज डिपार्टिंग वेरिएबल, तो अगले स्टेप में टेबल 3 में हम क्या कर देंगे, यहाँ से A2 का ये पूरा पूरा कॉलम ही हटा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है इसलिए, क्योंकि A1 वाला जो कॉलम था 1 0 0, वो तो अब x1 बन चुका है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, इन तीनों से बन जा रही है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो A1 की क्या ज़रूरत थी फिर, इसलिए हमने A1 को हटा दिया। अगले स्टेप में अगर A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, अगर वो यहाँ से डिपार्टिंग वेरिएबल बन जाता है तो उसको भी कॉलम हम हटा देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसके आगे। समझ गए? तो देखते हैं, देखो अब जेड जे माइनस सी जे हमने कैलकुलेट करा, तो जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करा मीन्स 5/3, दैट मीन्स x2 इज एंटरिंग वेरिएबल। अब x2 एंटरिंग वेरिएबल है तो उसके बाद क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं। इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट वाला आ जाएगा 3 के इक्वल 1 डिवाइड बाई 1/3, उसी तरह से 2 डिवाइड बाई 5/3 एंड 3 डिवाइड बाई 5/3। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम इज 6/5, ये सबसे छोटा है ना, तो ये क्या हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे टॉप लेफ्ट में जो है इसका A2, दैट मीन्स A2 इज डिपार्टिंग वेरिएबल। अब A2 डिपार्टिंग वेरिएबल है तो ये A2 वाली लाइन, A2 वाली रो और x2 वाला कॉलम 5/3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। देखो ये वाली रो एंड ये वाला कॉलम, तो 5/3 क्या होगा, 5/3 इज की एलिमेंट, तो 5/3 को हमें बनाना है 1, तो कैसे बनाएंगे 1, रो 2 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों एलिमेंट जो है उनको 0 बनाना है, तो R1 माइनस 1/5 R2 एंड R3 माइनस R1। तो ये दोनों रो ऑपरेशन लगे इसमें, ये दोनों जब रो ऑपरेशन लग गए तो ये टेबल 3 क्या बन जाएगी, देखो अब टेबल 3 से A2 वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम आप ध्यान देना, ये वाला कॉलम हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, A2 डिपार्ट हो चुका है वेरिएबल से, बेसिक वेरिएबल से, ठीक है। ये आ गए, देखो ये टेबल 3 आ गई, देखो यहाँ से A2 वाला कॉलम हट चुका है। अब x1 x2 एंड s2, तो देखो x1 क्या है 100, x2 क्या है, ये है 010 एंड s2 क्या है 001। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन तीनों ने बना दी, जो बेसिक वेरिएबल्स है यहाँ पे x1 x2 एंड s2, इन तीनों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी। कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल है 0 0 0, है ना। देखो इन तीनों के कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 0 0 है ना। तो फिर से हमने जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे कि इनके लिए, इन्हीं सभी वेरिएबल्स के लिए। x1 के लिए करेंगे तो 0 आ गया, x2 के लिए करेंगे तो वो भी 0 आ गया, x3 s1 के लिए करेंगे तो ये भी 0, सब के लिए 0 0 आ गया, ठीक है। जेड जे माइनस सी जे यहाँ पे, क्योंकि सबके लिए यहाँ पे 0 लिखा है, इधर भी 0, तो सबके लिए यहाँ क्या आ गया 0 0 0 आ गया। तो ये जेड जे माइनस सी जे क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो अब इस वाले कॉलम की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इसके ये कॉलम इसमें नहीं आएगा। तो अब हम देखें तो हेयर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर वी रीच द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन फॉर फेज़ 1। तो फेज़ 1 की ऑप्टिमैलिटी कंडीशन आ चुकी है। अब फेज़ 1 की ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ये है, तो इसका मतलब फेज़ 2 का ये इनिशियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो in this maximum of z star is equal to 0 and no artificial variable up in the optimum basis, therefore we can proceed to phase 2। तो अब हम फेज़ 2 पे चलेंगे, ये वाली टेबल सेम एज इट इज़ फेज़ 2 के लिए इनिशियल फेज सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो ये थी टेबल 3 फेज़ 1, ये है फेज़ 2। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारे पास, मिनिमम ऑफ 4x1 प्लस x2, ठीक है। इसको हम मैक्सिमम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, या आप इसको पहले भी कर सकते थे स्टार्टिंग में ही, अभी भी कर दिया हमने, कोई बात नहीं। तो देखो ये टेबल 1 ऑफ फेज़ 2 इज जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सॉरी ऑप्टिमम टेबल थी फेज़ 1 की, वो फेज़ 2 की इनिशियल टेबल है, टेबल 1 है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये वाला कॉलम पूरा चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट किसके लिख चुके हैं, हम कोएफिशिएंट लिख चुके हैं हम जो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ठीक है। उसके देखो इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x1 और x2 के क्या कोएफिशिएंट है, -4 एंड -1 है, ठीक है। -4 -1 इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए। इन दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पे s2 का कोएफिशिएंट इसमें 0 है उसी तरह से। और ये देखो ये पूरी की पूरी टेबल वैसी है जो अभी लास्ट स्टेप में आई थी, किसमें, फेज़ 1 में, ठीक है। अब इसके लिए हम जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करते हैं सबके लिए। तो जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करा, x1 के लिए तो 0 आएगा, x2 के लिए भी 0 आ गया क्योंकि वो दोनों तो बेसिक वेरिएबल है। अब s1 के लिए हमने निकाला
तो ये आ गया -5 -1/5। S2 के लिए निकाला तो वो आ गया 0। तो इसका मतलब देखो जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आ रहा है किसके लिए, S1 के लिए। तो S1 के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, S1 इज एंटरिंग वेरिएबल। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। इस सॉल्यूशन कॉलम को हम डिवाइड करेंगे किससे, इसी वाले कॉलम से। तो ये आ गया 3, ये सेकंड वाला डैश, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव एंट्री, तो इसको हम छोड़ देंगे। और 1/1, तो 1 सबसे छोटा है ना। तो इसका मतलब है S2 इज डिपार्टिंग वेरिएबल। तो S1 के प्लेस पे अब S2 आएगा। अब इसमें S1 के प्लेस पे S2 आएगा। इसमें की एलिमेंट कौन सा है, जहाँ पे ये दोनों इनके रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स S2 वाले की रो एंड S1 का जो कॉलम है, तो की एलिमेंट हो गया 1। तो अब इसको 1 बनाना होता है, तो ये ऑलरेडी 1 ही है। इसके ऊपर दोनों जो है इनको 0 बनाना है, तो उसके लिए रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे हमें। पहला रो ऑपरेशन है कि R1 - 1/5 ऑफ R3 एंड R2 + 3/5 ऑफ R2 + 3/5 ऑफ R3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाया। ये आगे टेबल 2 फॉर फेज 2। तो टेबल 2 फॉर फेज 2 सब कुछ कन्वर्ट हो गया। अब इसके जब हमने देखो इतने में तो देखो रो ऑपरेशन लगे, है ना, पूरे के पूरे रो ऑपरेशन लगे। और ये जो है S1 ये S2 के प्लेस में आ चुका है ना। और जब जेड जे माइनस सी जे हमने कैलकुलेट करे तो आए 0 0 0 एंड 1/5। तो हियर ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर वी रीच द ऑप्टिमलिटी कंडीशन फॉर फेज 2। ठीक है, फेज 2 के लिए हमने ये क्या है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन होल्ड करके ना फेज 2 के लिए, मीन्स यहाँ पे ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुके हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो गया एलपीपी का, x1 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, ये कहाँ से लिख रहे हैं हम सॉल्यूशन, वो यहाँ से लिख रहे हैं x1 इज इक्वल टू 2/5, x2 इज इक्वल टू 9/5। ठीक है, एंड मैक्सिमम ऑफ जेड डैश, ये क्या आ गया, ये जेड डैश कहाँ से आया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखा हमने x1 और x2 की वैल्यू। तो मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू -17/5 आ गया। तो इम्प्लाइज मिनिमम ऑफ जेड डैश कितना आ गया, 17/5। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वो जेड इज इक्वल टू जेड डैश के इक्वल था ना, तो ये मिनिमम जेड डैश इज इक्वल टू आ गया 17/5। तो ये हो गया हमारे पास। इस टाइप से हम फेज 2 वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहले हमें एक एलपीपी, जब हमारे पास इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वाले कंस्ट्रेंट होंगे, उसमें हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हमें सिंपलेक्स टेबल में चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिससे कि हम मीन्स हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल सके, जहाँ से हम आइट्रेशन स्टार्ट कर सकें सिंपलेक्स एल्गोरिथम का। अब हमारे पास जब सिंपलेक्स टेबल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वहाँ से हम सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, जहाँ पे हम a1 और a2 जो हमारे पास या जो भी हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट हम -1 ले लेंगे, और बाकी सबके कोफिशिएंट ले लेंगे 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके बाकी कंस्ट्रेंट वही रहेंगे, हमें आइट्रेशन लगाने फेज़ 1 में। जब फेज़ 1 में ऑल जेड जे माइनस सी जे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो फेज़ 1 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर टेबल से बाहर निकल जाते हैं कभी, तो हम उसका कॉलम ही डिलीट कर देते हैं फिर टेबल से। ठीक है, जो फेज़ 1 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो फेज़ 2 के लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। फेज़ 2 में फेज़ 1 की जो ऑप्टिमल टेबल है और फेज़ 2 की जो इनिशियल टेबल है, उन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो होती है जहाँ पे हम कोएफिशिएंट लिखते हैं, बस वो वाले कोएफिशिएंट बदल जाते हैं, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिख देते हैं बस हम उसमें। ठीक है, वहाँ से हम प्रोसीड करते हैं, फेज़ 2 के लिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। फिर फेज़ 2 के लिए हमने टेस्टिंग शुरू करी, तो टेस्टिंग करते करते जब हम ऑल जेड जे माइनस सी जे जिस टाइम पे मीन जिस आइट्रेशन पे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएंगे, वो फेज़ 2 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेबल 2 में आ गया, हो सकता है कभी कभी टेबल 3 या 4 या 5 टेबल तक भी चला जाए, लेकिन जनरली 1 या 2 या 3 टेबल में 3 आइट्रेशन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल मीन्स हमें एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, सो थैंक यू, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो इसका सेकंड टाइप है, वो बिग एम मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर पेनल्टी मेथड इसको बोलते हैं।
थैंक यू सो मच।